आपने फिल्म मुन्ना भाई MBBS में एक मकसूद भाई को पोछा लगाते हुए देखा हो। बाद में वो जो जादू की झप्पी एक डायलॉग बहुत मशहूर होता है, वो मकसूद भाई, उनका नाम है सुरेंद्र राजन। सुरेंद्र राजन वैसे तो पेंटर थे, एक ट्रेंड आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, लेकिन एक दिन उन्होंने अचानक तय किया कि अब वो ये सब कुछ छोड़ देंगे। छोड़ भले ना दें, लेकिन वो कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, उसकी पीछे की सीटें निकाल कर फेंक दी, उसमें कुछ अपने लिए गद्दा, तकिया, स्टोव, खाने का सामान लेकर वो पूरे देश के सफ़र पर निकल पड़े। आज वो कोयम्बटूर में एक कमरा लेकर रहते हैं और कुछ नहीं करते। वो पहले भी कहते थे कि मुझे कुछ करना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी में हमारे आसपास जो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं कर। एक रेड रेस है हमारे चारों तरफ, आपके लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी जाती हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ उन पर दौड़ती रहती हैं और सबको कहीं बहुत जल्दी पहुंच जाना है। और हम इस विकास को कहते हैं कि ये हमें, जहां हम 6 घंटे में पहुंचते थे वहां आप 3 घंटे में पहुंचने लगे। आगरा अब हम दिल्ली से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। और पूछने वाले पूछते हैं कि 2 घंटे में पहुंच कर करोगे क्या? और इस सवाल का जवाब ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। सबको बहुत जल्दी है और उस जल्दी में हम बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से छोड़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ छोड़ते जा रहे हैं वो हमारे जीवन के मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं लाइफ, उनको भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। अक्षय कुमार अगेन, जो एक रिनाउंड एक्टर हैं, उन्होंने मुझसे बातचीत के दौरान ये बात कही कि अब मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। और फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरह वो शायद हाई स्कूल के इम्तिहान में उनके नंबर कम आए थे और पिता उनके बहुत नाराज़ हुए और इस पर पिता और पुत्र के बीच थोड़ी झड़प हुई। पिता ने पूछा कि क्या करेगा क्या? और उनके मुंह से निकला कि हीरो बन जाऊंगा। और ये बात वो मुझसे बातचीत में पहली बार बता रहे थे। आपने वो वायरल क्लिप देखी होगी जिसमें जैकी श्रॉफ अपनी माँ को याद करते हुए लगभग रो पड़े, क्योंकि जब वो कभी चौल में रहते थे तो पूरा परिवार एक साथ रहता था। फिर बाद में ऐसे आ गए, उनका कहना था माँ को एक अलग हमने कमरा दे दिया। जब हम चौल में रहते थे हम सभी भाई यहाँ सो रहे हैं, वहाँ सो रहे हैं, और हमें किसी को भी हल्की सी खांसी आती थी तो माँ फ़ौरन उठकर हमको पानी देती थी या पूछती नहीं। लेकिन उस रात माँ खांसते रह गई और सुबह उठकर देखा कि वो मर चुकी थी, क्योंकि दीवारें आ गई। पैसा तो आ गया लेकिन दीवारें आ गई। ऐसी तमाम कहानियाँ गुफ्तगू के माध्यम से मैं पिछले 12-13 वर्षों से इकट्ठा कर रहा हूँ। इसमें 9 साल से लेकर करीब 100 साल तक के गेस्ट हैं, और वो न सिर्फ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और सिनेमा के लोग हैं, बल्कि दूसरे सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लोग भी उसमें हैं। उसमें एकेडमिक्स के लोग हैं, उसमें स्पोर्ट्स के लोग हैं, मेडिसिन के हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं, उसमें और मिथोलॉजिस्ट हैं, उसमें साइकियाट्रिस्ट हैं। एक बड़ी लिस्ट है, एक वेराइड लिस्ट है जिसमें इन कहानियों को इकट्ठा करता हूँ लंबे फॉर्मेट में, जिसको कहा गया लॉन्ग फॉर्मेट में एक रिलैक्स्ड एक्सप्लोरेटरी इंटरव्यू जिसका नाम गुफ्तगू है। आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी झलक, उसके बाद बातें जारी रखें।
गुफ्तगू देर से जारी है नतीजे के बगैर, गुफ्तगू देर से जारी है नतीजे के बगैर, एक नई बात निकल आती है हर बात के साथ। पिछले 11-12 वर्षों में करीब 500 से ज़्यादा अलग अलग फील्ड के ये इम्पोर्टेंट लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो करेंसी में सेलिब्रिटी का जो डेफिनेशन है प्रेडोमिनेंटली उसके ही हों। ऐसे एस्पायरेंट लोग भी हैं, जैसे कि मैंने कहा, जिसमें 9 साल से लेकर करीब 100 साल तक के वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम से हमारे समय और समाज को प्रभावित किया है। और ये पूरी सीरीज़ आज फ्री स्पेस में, ओपन स्पेस में यूट्यूब पर मौजूद है। आपको सिर्फ लिखना होता है गुफ्तगू विद जिस भी गेस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, और ये लंबी बातचीत करीब आधे घंटे से लेकर 1.5, 2 और 3 घंटे तक की है। इस बात को समझने में जो करेंसी में टेलीविज़न जर्नलिज्म है उसको बहुत लंबा समय लगा कि लंबी बातचीत का, एक एक्सप्लोरेटरी बातचीत का क्या इम्पोर्टेंस है। जब मैंने ये शो शुरू किया तो ये बात अक्सर कही जाती थी कि अटेंशन स्पैन बहुत कम है, कौन 1.5 घंटे 2 घंटे की बातचीत देखेगा। लेकिन एक वो मेरी जिद भी थी, इसके अलावा पार्लियामेंट का चैनल था जहाँ ये मैंडेट है कि हम डेमोक्रेसी की इस स्ट्रेंथ को इस तरह भी दिखा सकते हैं कि अगर आप किसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं और आपके अंदर वो एबिलिटी और वो परसिस्टेंस है तो आप कर सकते हैं। हर इंसान को इस इतने लंबे चौड़े देश में हर इंसान को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उस कंपटीशन में कूद सके और अपना बेस्ट प्रूव कर सके। और ये बात मुझे वे बैक कोई 20 साल पहले इस बात से समझ में आई जब मैं एक रेडियो शो किया करता था FM पर, जिसमें 40s 50s तक का म्यूज़िक ही प्ले होता था, विंटेज फिल्म म्यूज़िक। और वो एक डायल इन प्रोग्राम था जिसमें कंटिन्यूअस कॉल्स आते थे। ऐसा ही कॉल मेरे पास आया, मुझे लगा कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन 2 गानों के बीच इतनी जगह नहीं थी कि उनसे वो बातचीत की जा सकती। आपको मालूम है कि 40s 50s तक के गाने हार्डली 3 मिनट के लंबे होते थे। वो कुछ रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं इस तरह का था। तो ऐसे केसेस में जब मुझे लगेगा कि कोई जो मुझे कॉल करना है वो इम्पोर्टेंट आदमी है, उससे बात करनी चाहिए, तो मैंने उनका नंबर ले लिया और फिर मैंने उनको शो ख़त्म होने के बाद फ़ोन किया और मैं उनके घर पर जाकर मिला। और मैंने देखा कि बिल्कुल अलग दुनिया उनकी, एक म्यूज़िक कनॉसियर की एक जो अनोखी दुनिया होती है वो मुझे देखने को मिली। और मुझे लगा कि एज आ प्रेजेंटर मैं कभी नहीं जान पाता इनको अगर मैं इनके साथ वो एक पर्सनलाइज्ड रैप वो नाम बनाता। खैर से तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया था और मुझे वो शो ख़त्म करके चले जाना चाहिए था, और इस बात से मेरे कोई मतलब नहीं था कि किसी ने कॉल किया। फिर एक इसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ जिसमें कॉलर का जो कॉल था, जब मैंने डायल बैक किया तो वो वहाँ से जा चुके थे। मेरा ख्याल है सिचुएशन ऐसी थी कि वो जिस कमरे में रहते थे और फ़ोन जिस कमरे में रखा था उसके बीच थोड़ी दूरी थी। वो वहाँ से चलकर आए होंगे और उन्होंने फ़ोन किया होगा। और इस बीच क्योंकि मेरा शो लाइव था और मैंने जब उनको कॉल किया तो वो अपने कमरे में जा चुके होंगे, और जिस लड़के ने, उनका लड़का ही होगा आई एज्यूम, और उसने बहुत बदतमीज़ी से बात की और इस तरह के फ़ोन काट दिया। उनसे भी बाद में मिलने पर यह पता चला कि वो सचमुच चाहते हैं कि अपने से बाहर जो दुनिया है उससे इंटरेक्ट करें, अपनी दिलचस्पी के रेडियो प्रेजेंटर या गानों की कोई फरमाइश करें। तो फिर धीरे धीरे ये मुझे समझ में आता है कि फैमिली एल्डर्स का, ऐसे लोगों का जो अब करेंसी में आपके लिए कोई इस्तेमाल की चीज़ नहीं रह गए हैं, वो अबंडन छोड़ दिए गए हैं, उनके बारे में कोई पूछता नहीं। एफ्लुएंट घरों में तो उनके लिए अलग घर दे दिए गए हैं, कमरे दे दिए गए हैं,
उनको केयर टेकर दे दिए गए हैं, उनके लिए दवाइयों का इंतज़ाम कर दिया गया है, उनको सारी सुविधाएं दे दी गई हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी की चीज़ें क्या हैं उस पर कोई उनसे बात नहीं करता। उनकी लाइफ के वैल्यूज़ क्या हैं उन पर कभी कोई लंबी चर्चा नहीं होती। कभी अगर वो किसी कंपनी के CEO हैं या फाउंडर हैं तो वो किसी एनुअल इवेंट में खड़े होकर एक छोटा 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का भाषण दे देंगे, लेकिन सचमुच उनकी ज़िंदगी के फॉर्मेटिव ईयर्स क्या हैं, कौन से अर्ली इन्फ्लुएंसेस हैं जिससे वो बने जो वो आज हैं। तो ना सिर्फ वो अचीवर्स जिन्होंने कंपनियां बनाई, जिन्होंने अपने बिजनेस को स्केल अप किया, सिर्फ वो नहीं, वो लोग भी जिनके पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, ऐसी सीखें हैं जो हमारे लिए एक तरह से डिसीजन लेने में हमको मदद करती हैं। एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए पूरी जनरेशन अपने साथ वो विजडम लेकर जी रही है जिसको हम लगातार इग्नोर कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए मैंने फिर स्टूडियो से शो को बाहर निकाला और गेस्ट के घर पर, उसके लिविंग स्पेस में, उसके पर्सनलाइज डेकोर और उसकी बिलोंगिंग्स के बीच बातें करनी शुरू। उससे ये पता चलता है कि लोग जिन हालात में रह रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी के उस मोड़ पर कैसे हालात हैं। कई केसेस में अच्छे हैं, कई केसेस में ख़राब हैं, और अगर वैल्यू जजमेंट में ना जाएं तो ख़ुद उनसे सुनने पर, उनसे जानने पर ये पता चलता है कि वो जो कहना चाहते थे अब उनसे कोई पूछता नहीं है। तो इस लंबी एक्सप्लोरेटरी बातचीत के दौरान वो अपनी वो बातें हमसे कह पाते हैं। कुछ चीज़ें जो आप इंटरव्यू के एडिटेड वर्जन को देखते हैं जिसमें एज अ होस्ट मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एज अ गेस्ट वो जवाब दे रहे हैं, सिर्फ आप 2 चीज़ें देख पाते हैं, लेकिन कुछ वर्किंग स्टिल्स हैं जो आपको दिखाऊंगा और जिससे मैं अपनी इस बात को आपको समझा पाऊँ कि खुद पर्सनली उनसे जाकर उनके घर में, उनके ऑफिस में, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट में मिलकर बात करने के क्या और दूसरे पहलू हैं। ये सदाशिवम रापुरकर हैं, आप जानते हैं, ये ज़्यादातर फिल्मों में, वैसे तो मराठी के बड़े मशहूर एक्टर थे, हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर उनको विलेन की तरह दिखा गया। इस इंटरव्यू के कुछ महीनों के बाद उनकी डेथ हो गई थी और तब तक कोई एक लंबा इंटरव्यू या एक लंबी बातचीत, एक लंबी गुफ्तगू इनके साथ कोई मौजूद नहीं। ये मिल्खा सिंह जी का घर है जिसके अंदर की तरफ हमने सेट लगाया हुआ है और ये बाहर की दीवार पर कुछ उनके तस्वीरें लगी हुई है। ये शीला दीक्षित जी का प्लानर है जिसमें करीब 1:15 बजे जो शेड्यूल है हमारे साथ बातचीत का वो इसमें लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आज से 11 साल पहले जब अपने ऑफिस में थी तो उनकी ज़िंदगी का रूटीन बाकायदा प्लान ढंग से हुआ करता था। ये मणिशंकर अय्यर हैं जिनसे हमने इनकी ज़िंदगी में फिल्मों का क्या असर है उस पर बातें की। ये कुमार शाहनी की लिखावट है, मैंने उनसे कहा कुछ लिखिए तो उन्होंने ये लिखा। कुमार शाहनी फिल्म मेकर, ये मुज़फ़्फ़र अली का कार्टून है जो उनकी दीवार पर लगा हुआ था और ये सुधीर तेलन का बनाया हुआ है। ये लेक टंडन का घर है। ये रामानंद सेन गुप्ता का बिस्तर है जो फ्रेंच फिल्मी फिल्म रेनुआ के साथ असिस्ट करते रहे। यहाँ रखी 2 सीटियों को बजाकर वो अपने घर में किसी डोमेस्टिक हेल्प को बुलाते रहे जिससे वो पढ़ते रहे। इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, मेरा ख्याल है कि वो भी अभी इजाज़त नहीं देता है। इससे पहले कि हम अपने फैमिली एल्डर्स का, अपने अचीवर्स का को उनको दुखी होने की कगार पर देखें, उससे पहले ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके ये कहने से पहले कि किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे, हम अपनी ये जिम्मेदारी निभाएं कि हम अपने अचीवर्स को, अपने फैमिली एल्डर्स को वो रिस्पेक्ट दें जिससे कि हम तक उनकी जो लाइफ की वैल्यूज़ हैं, उनका विजडम है, वो उन तक आ पाए।